सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं हिंदी की क्लास में, हिंदी की कक्षा में आपके सामने एक नया प्रकरण लेके आया हूँ, समास। कौन सा लेके आया हूँ बच्चों? समास। तो हम आज पहले सर्वप्रथम जानेंगे कि समास किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा को जानेंगे। तो दो या दो से अधिक जो शब्द हैं उनके मेल से बनने वाली प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। किसे समास कहते हैं? दो से अधिक शब्द या दो से अधिक जो पद हैं उनके मेल को ही हम बच्चों क्या कहेंगे? समास कहेंगे। अगर हम थोड़ा संस्कृत का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे हम कहेंगे कि अनेक पदानां एकीकरणं समासः, अनेक पदों को एक कर देना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अगर एक और परिभाषा देखेंगे तो सम सनम समासः, यानी संक्षिप्त रूप कर देना ही समास है। शब्दों का जो बड़े बड़े टुकड़ों में बटा है उसको एक जगह इकट्ठा कर देना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अब हम प्यारे बच्चों हिंदी की दृष्टि में देखेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समास के कितने भेद हैं? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। कौन सा है पहला? अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है द्वंद्व समास। इसको कैसे बोलेंगे बच्चों? द्वंद्व समास। और चौथा है बहुव्रीहि समास। और पांचवा है कर्मधारय समास। और छठवें नंबर में आता है द्विगु समास। ठीक है, इस प्रकार से हम देखेंगे कि समास के कितने भेद हैं? 6 भेद होते हैं। तो आइए हम जानते हैं पहला समास है अव्ययी भाव समास। तो अब आपके मन में आया होगा कि इस समास को पढ़ने से पहले हम जान लें कि अव्यय क्या है, तभी हम समझ पाएंगे कि अव्ययी भाव होता क्या है। तो अव्यय का अर्थ है न व्ययम् इति अव्ययम्। इसका अर्थ यह है जो कभी कभी किसी कारक में, लिंग में, वचन में जिसका परिवर्तन नहीं होगा वही कहलाता है अव्यय। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर यथाशक्ति। क्या लिख दिया बच्चों? यथाशक्ति। यथा हमारा क्या है? अव्यय है। अब यथा का कोई न तो लिंग बदलेगा, ये किसी के आधार पर रहेगा तो इसका कारक बदलेगा, इसी के आधार पर यह यथाशक्ति जो है हमारा कर्मधारय समास है, अव्ययी भाव समास आता है। अब देखेंगे दूसरा शब्द हम लेंगे कि प्रतिदिन। मान लो हमने लिखा प्रतिदिन। अब प्रति क्या है? हमारा उपसर्ग है। तो हमको ये ध्यान रखना है बच्चों कि जितने भी उपसर्ग होते हैं वह भी अव्ययी भाव समास में आते हैं। जैसे प्रा, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, दुर, प्रति, ये सब हमारे क्या है? उपसर्ग है। जैसे हम अगला शब्द ले लेते हैं कि उपकार। तो उप हमारा क्या है? उपसर्ग है। इसे उपसर्ग वाला समास भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इसकी जो हम परिभाषा में जाएंगे तो परिभाषा में है पहला कि इसमें पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव। इसमें पहला पद हमारा प्रधान यानी मुख्य होगा। अव्ययी भाव समास में आप देखेंगे कि जैसे यथा है, प्रति है, उप है, यही प्रधान है, इसलिए यह अव्ययी भाव समास हो जाएगा बच्चों। अब दूसरा हम समास देखेंगे तत्पुरुष समास। दूसरा कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास इसमें क्या था? पूर्व पद प्रधान था और इसमें क्या है? उत्तर पद प्रधान होता है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के आपके भेद होते हैं 6 भेद होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है कितने भेद बच्चों? 6 भेद होते हैं। किसके आधार पर? कारक के आधार पर। आप देखेंगे इसका दूसरा नाम कहते हैं कारकीय समास या विभक्त्यर्थ समास। इसे हम कारकीय समास इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके शब्दों में जो तत्पुरुष समास में जो शब्द है इसमें कारकीय चिन्हों का लोप होता है। जैसे हमने कहा उदाहरण में आपके सामने दे दिया हस्तलिपि। पहला उदाहरण मैं दे रहा हूं आपके सामने ग्रामगत। कौन सा उदाहरण बच्चों? ग्रामगत। तो आप देखेंगे जब इसका हम अलग करेंगे, विग्रह करेंगे समास का, तब जाएगा गांव को गया। क्या बनेगा बच्चों? गांव को गया। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि वो शब्द क्या है? हमारा कर्मकारक का चिन्ह है, इसलिए हमें यहाँ सिद्ध होता है यहाँ पर कौन सा समास है? तत्पुरुष समास
समास। दूसरा नंबर लेने वाला हस्तलिखित, हस्तलिखित ले लिया। तो हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखित, हाथ से लिखित, हाथ से लिखित। यहां पर भी कर्ण, अब देखिए कि कर्ण, कर्ण किसे कहते हैं? जिससे हम किसी कार्य को सिद्ध करते हैं। साधकतमं करणम, जिस जैसे हमने लिखने का काम किससे कर रहा हूं? हाथ से कर रहा हूं। तो कौन सा कारक होगा? कर्ण कारक। इसलिए यहां पर कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। अब इसके तो बहुत सारे वेद हैं, मैं अगली कक्षा में आपको पढ़ाऊंगा। इसके पहले हम जानते हैं, इसके बाद हम समझते हैं द्वंद्व समास क्या है। द्वंद्व का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? विरोध। द्वंद्व का मतलब क्या है? विरोध। ठीक है, जैसे हमने लिखा शुभ लाभ, जैसे हमने क्या लिखा? लाभ हानि। क्या लिखा? लाभ, और लाभ का विरोध क्या है? हानि। लाभ का विरोध क्या बच्चों? हानि। अब देखेंगे ये दूसरे का विरोध है कि नहीं। जैसे हमने लिखा माता पिता, यहां पर कौन सा समास है? यानी कि एक दूसरे का जहां पर विरोध। उभय पद प्रधान द्वंद्व, इसकी परिभाषा क्या है? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। अब चौथा समास है प्यारे बच्चों, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि इसमें अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि, जिसमें अन्य पद प्रधान होता है। जैसे हमने लिखा आपका यहां पर लिख दिया नील कमल। क्या लिख दिया? नील कमल। या तो हम दूसरे में हम यहां पर लिख देते हैं नीलकंठ। क्या लिखते हैं? नीलकंठ। अब देखेंगे इसमें होगा कि नीला है कंठ जिसका, यानी ना तो नील की इसमें विशेषता बताई जा रही है कंठ की, लेकिन इससे हमारा दूसरा अर्थ निकल रहा है। नीलकंठ का अर्थ क्या होता है? महादेव। यानी दोनों अर्थ नील और कंठ, ये दोनों अपने अर्थ को छोड़ करके हमें तीसरे का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। जैसे हमने किया दशानन। क्या लिख दिया? दशानन। तो इसमें कहेंगे दस है आनंद जिसके, अर्थात 10 मुखों वाला वह कौन है? अन्य पदार्थ कौन सा है हमारा? दशानन किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? आपने टीवी में देखा होगा दशानन आ रहा है। दशानन का मतलब क्या है? रावण। इतना समझ में आया प्यारे बच्चों? तो और अगला समास हमारा आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? एक दूसरे की विशेषता बताई जाए। क्या बताया जाएगी? जैसे हमने लिखा कि नील गाय। क्या लिखा? नील गाय, यानी इसको विशेष, इसमें विशेषण और विशेष की प्रधानता होती है। जैसे गाय हमारा, जैसे अब आपको बता दें प्यारे बच्चों कि विशेषण क्या है और विशेष क्या है। अब आप समझ लीजिए, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष से होता है। क्या होता है? विशेष। जब तक हम विशेषण और विशेष नहीं जानेंगे तब तक इन समास को समझ नहीं पाएंगे। और ये क्या हो गया? विशेषण। क्या हुआ? विशेषण। तो नील गाय, गाय की विशेषता क्या है? कि वह नील वर्ण की है। इसलिए यहां पर कौन सा समास होगा? आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। इसमें विशेषण और विशेष होता है। और अंतिम समास है आपका द्विगु समास। तो द्विगु समास की परिभाषा है प्यारे बच्चों, संख्या पूर्व द्विगु। जिस समास में पहले संख्या आ जाए, सबसे आसान समास, जिस समास में पहले संख्या आ जाए उसे हम क्या कहेंगे? द्विगु समास। जैसे पंचवटी। पंच क्या है? आपका संख्या है। पंचवटी यानी 5 वटों का समाहार। अब देख लीजिए, मान लो नवरत्न, नवरत्नों का समूह या समाहार। इस पर प्यारे बच्चों कौन सा समास है? द्विगु समास। अब ये तो मैंने जल्दी आपको बता दिया, लेकिन अगली क्लास में मैं आपको इसको पूरा विस्तार से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके प्यारे बच्चों आपको बताना है। अच्छे तरीके से बढ़िया आनंदित होकर के पूरे समास हम पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों?